आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं और इसलिए भी ख़ास हो जाती हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने के बाद उन्होंने ये पहली बार अगर किसी मीडिया के सामने आए हैं तो वो हमारे ताल्लुक़ से आए हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। ज़्यादा बात न करते हुए आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है इस ख़ास मुलाकात में और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने ETV उर्दू को ये मौका दिया है। और ये मौका बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है कि यौम सर सैयद के हवाले से आज हमारी मुलाकात हो रही है। ये बताइए कि इस बार का यौम सर सैयद किस तरह दीगर यौम सर सैयद से अलग है? नहीं, ये जो सर सैयद डे फंक्शन है हमारा, ये बाईसेंटेनरी ईयर है, तो ये जो है डिफरेंट है। इसलिए इसमें जो है पूरे एक साल हम लोग प्रोग्राम्स करा रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर। इन प्रोग्राम्स में बुक्स पब्लिश हो रही हैं, जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं। जो सर सैयद अहमद ख़ान का काम है वो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसका पूरा। उसके अलावा जो है एक इंटरनेशनल सेमिनार हम लोग करेंगे इस हिस्ट्री में जी, फरवरी में, और 3-4 हम लोग ऑलरेडी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। एक उर्दू डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है, एक थियोलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ है, कुछ इमिनेंट पर्सनालिटीज़ को बुलाया गया है जिन्होंने यहाँ पे लेक्चर्स दिए हैं। उसमें सईद नकवी साहब जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लेक्चर दिया है। हांगलू साहब जो वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सर सैयद के ऊपर लेक्चर दिया है। उसके अलावा जो है हम लोग ये चाहते हैं कि सर सैयद की मैसेज जो है एजुकेशन के बारे में ये आम लोगों तक भी पहुँचे। ये सिर्फ नहीं कि एजुकेटेड लोगों के पास रहे। तो इसलिए हम लोगों ने एक काम जो है अपने थियोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया है कि कुछ पब्लिक मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज़ करें वो। तो हमने अभी तक 3 पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की हैं इस तहत। एक मेरठ में की है, एक मुरादाबाद में की है और एक बिजनौर में की है। जो सर सैयद की मैसेज जो है वो ख़ास तौर से वुमेन एजुकेशन की को इम्पोर्टेंस देने के लिए ये हमने पब्लिक मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज़ की हैं। और इस पूरे प्रोग्राम्स जो हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर यूनिवर्सिटी जो है वो 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अच्छा, जो अहम तकरीब होती है सर सैयद डे के मौके पर जिसमें कोई ख़ास शख्सियत आती हैं, तो इस बार आपने किन को दावत दी है? इस दफ़ा हमने दावत दी है श्री प्रणब मुखर्जी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के, वो इसके चीफ गेस्ट होंगे और वो इस मीटिंग में जो कमेमोरेशन मीटिंग है इसको एड्रेस करेंगे। वो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप सर सैयद के पैगाम को जो है वो आम लोगों तक लेकर जा रहे हैं, जिसमें आपने पब्लिक मीटिंग्स वगैरह का जिक्र किया है। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो आपकी बुनियाद ही जो है अली बिरादरी में आप इसलिए अहम हो जाते हैं कि आपने जो शुरुआत की अपनी तालीमी, अगर लेडी फातिमा से देखें और यहाँ तक आप जिस मकाम तक भी पहुँचे, आपने जो डॉक्टरी भी हासिल की वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही है। तो आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या ख़ास बात है, ऐसी क्या चीज़ है कि वो सर सैयद की रूह को अभी भी साथ लेकर चल रही है, उनकी तालीमात को अभी भी साथ लेकर चल रही है, उसको आगे भी बढ़ा रही है? चाहे यहाँ के टीचर्स हों या यहाँ के स्टूडेंट्स हों, उनमें एक फ़ीलिंग है, और वो फीलिंग ये है कि ये हम लोग जो हैं एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। एक ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ भी दी हैं, इसके अपने ट्रेडिशंस हैं, इसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, इसके अपने कन्वेंशंस हैं, इसका अपना एक ड्रेस कोड है। तो इसमें जो है ये हमारा पूरा एक तहज़ीब है, और हमारी एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है ये। हमारे कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस तो है नहीं जी। तो हमारे जो हैं वो 37,000 स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में। उसमें से 15,000 तो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, 22,000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। 22,000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में 16,000 स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल्स में रहती हैं, और ये हमारी 19 जो हैं वो हॉल्स ऑफ रेजिडेंसेस हैं, 14 लड़कों की और 5 लड़कियों की। तो हमारा पूरा जो वो है वे ऑफ लिविंग जो है वो रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल लिविंग से ये होता है कि कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर होता है यूनिवर्सिटी में। हर स्टेट का लड़का जो है दूसरे स्टेट के लड़के से मिंगल करता है। अब हमारी यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो है 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वाह। इसके अलावा जो है फॉरेन स्टूडेंट्स भी बहुत हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। ये इस वक्त जो है 500 से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, और इस साल हमने 300 फॉरेन स्टूडेंट्स को और एडमिशन दिया है। ये फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इंडोनेशिया से भी हैं, थाईलैंड से भी हैं, मलेशिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, ईरान से बहुत तादाद में फॉरेन स्टूडेंट्स हैं,
यमन से हैं बहुत स्टूडेंट्स, और जॉर्डन से हैं, और ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसमें हैं इथियोपिया है, सोमालिया है, मोरक्को है, इन सब कंट्रीज़ से हमारे। तो भाई जिस तरह आपने इतने ममालिक का जिक्र किया और इतने मकामात का जिक्र किया, हमारे मुल्क की ही रियासतों में से भी लोग आ रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन अखबारात में भी देखते हैं, मैगज़ीन्स में भी देखते हैं, जो रैंकिंग आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मकाम आता है, चाहे एशियन रैंकिंग हो चाहे वर्ल्ड रैंकिंग हो। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, देखिए रैंकिंग तो अब शुरू हुई है। पहले तो जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी वो अपनी रैंकिंग ही नहीं कराती थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने और JNU नैक में भी आप ए हैं, लेकिन अब जो है रैंकिंग पे इम्पोर्टेंस UGC भी दे रही है, HRD मिनिस्ट्री भी दे रही है, और ये NAC भी हुआ है, और एक दूसरी भी रैंकिंग है HRD की, नेशनल रैंकिंग फोरम जो है वो भी है NIRF, और एक जो है NAC है, वो एक्रेडिटेशन है। तो इसमें जो है हम लोग जो भी इसके जो रेगुलेशंस होती हैं और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरा उसको करने की कोशिश करती हैं। उसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, IQAC जो कहती हैं। तो हमारे यहाँ जो IQAC जो है फुली डेवलप्ड है, उसका अलग ऑफिस है, अलग उसका ऑफिसर है, अलग उसका स्टाफ है। वो मॉनिटर करता है कि जो भी हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, एकेडमिक प्रोग्राम कमेटी के साथ मिलकर और रैंकिंग कमेटी के साथ मिलकर IQAC जो है ये कोऑर्डिनेट करती है, जो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं वो जो हैं उनमें क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। जिस तरह से आप ये क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि अगर कोई छोटी सी भी बात हो जाती है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ होती है, तो उसको मुल्क भर में मीडिया एक बहुत गलत अंदाज से पेश करने की कोशिश करती है, तो उससे तकलीफ़ होती है क्या? नहीं, बिल्कुल तकलीफ़ तो होती है, लेकिन हमारी भी कमियां हैं कुछ, हमें वो भी दूर करनी चाहिए अपनी कमियां। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है। तो जो हमें अपनी कमियां हैं, तो वी आर नॉट परफेक्ट, तो हमें जो हमारी कमियां जो हैं, जो भी हमारी रेजिडेंशियल लाइफ में है, एकेडमिक प्रोग्राम्स में हैं, उसमें भी हमें बेहतरी लानी चाहिए। लेकिन जब जो है डेलिबरेटली होती है, किसी कोई छोटी चीज़ जो है बढ़ा के पेश की जाती है, तो ज़ाहिर अफसोस भी होता है उस पर। लेकिन मीडिया कभी कभी प्रोजेक्ट भी करता है, हमें ये नहीं सिर्फ वो। आपको शिकायत उस तरीके से नहीं है जिस तरह दूसरे इदारों को हो जाती है कि मीडिया हमें गलत तरीके से पेश करता है, यहाँ तक कि सियासतदानों को भी हो जाती है? ये जो है इशू बाय इशू होगा मामला। अच्छा, इसे आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। कुछ इश्यूज़ पे मीडिया हमें प्रोजेक्ट करता है, हमारा अच्छे इमेज देता है, कुछ हमारी कमियां हैं तो वो भी करता है। कुछ ऐसे भी मीडिया के लोग हैं जो डेलिबरेटली जो है टार्निश करते हैं, या जो है वो मीडिया हाइप की वजह से या उसकी वजह से, जो आपको पता है, तो मीडिया हाइप की वजह से भी कुछ चीज़ें जो है सेंसेशनलाइज कर देते हैं लोग जो है। अब वो हमारे बारे में नहीं करते और लोगों के बारे में भी करते हैं वो। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत जारी है। हमारे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब। हम बस छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम सरसैयद की उन तालीमात की तरफ भी लौटना चाहेंगे जिनकी इस वक्त मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत है, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आपका एक बार फिर खैर मक़दम है। आज हमारे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब। सर, आपका ताल्लुक़ मेडिकल प्रोफेशन से है और आपने काफ़ी सर्जरीज़ भी की हैं। आपका अगर हम नाम तलाश करते हैं नेट पर, तो आपके साथ बहुत एक लंबी तवील फहरिस्त है। आपने बहुत नुमाया काम किए हैं, चाहे एम्स का ताल्लुक़ रहा हो, चाहे सिलेक्शन रहा हो, चाहे उसके अलावा आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने सुपरवाइज़ किया है, बहुत 40-45 से ज़्यादा हैं वो, और आपके पेपर्स वगैरह भी बहुत नज़र आते हैं। तो जब वाइस चांसलर बन जाते हैं तो क्या यहाँ पर भी वो सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जो भी चीज़ है, आदमी का जो भी एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो रिसर्च एक्सपीरियंस हो, चाहे वो टीचिंग एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, हमेशा काम आता है आदमी की। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहती है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो उसकी बहुत वैल्यू होती है। आज जो मुल्क के हालात को लेके अक्सर जो लोग हैं बहुत मायूसी की बातें करते हैं, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल कहते हैं, लेकिन अगर इन हालात में सरसैयद होते हैं, सरसैयद की तालीमात जो हैं, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरह मुल्क की रहनुमाई कर सकती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारी, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से मुल्क चल रहा है, चलेगा। तो मुझे तो कोई ऐसी बात दिखती नहीं है इसके अंदर कि कोई वो है, इसलिए कि हम लोग वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल सही बात है। तो अगर रूल ऑफ लॉ हम लोग फॉलो सब करेंगे
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या कोई रास्ता है? नहीं, तो अब वो तो देखिए, लॉ का इन्फोर्समेंट होना चाहिए, लॉ सब हैं, उन्हें इन्फोर्स करना है हमें। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं आता लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ में। हर स्टेट के अपने लॉज हैं, उस हिसाब से वो इन्फोर्स करे लॉज जो हैं। अगर हम देखें जिस तरह सैयद ने जब ये 1875 में मदरसतुल उलूम कायम किया और उसके बाद MOA, और फिर बढ़ते बढ़ते 1920 में जब हम यूनिवर्सिटी की तरफ आए, जो एक सोच लेकर चले थे, जो उनकी फ़िक्र थी, चाहे तहज़ीबुल अखलाक या फ़िक्र और नज़र की बात भी करते हैं, तो वो जो है वो फ़िक्र आज भी क्या हमारी रहनुमाई कर सकती है, और किस तरह हम उस पर पाबंद होकर, और ख़ास तौर से अलीग बिरादरी जो है पूरे दुनिया में, वो किस तरह दुनिया की रहनुमाई कर सकती है? देखिए, सर सैयद ने हमेशा स्ट्रेस दिया साइंटिफिक एजुकेशन के ऊपर, मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन। उन्होंने AMU जो बनाया, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के मॉडल पे बनाया था, और इसके साथ साथ ये था भाई रिलीजियस टीचिंग भी होगी यहाँ पे, तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों को अगर एजुकेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अब सच्चर कमेटी भी ये कहता है कि देखिए 4-5 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पे मुस्लिम जो है एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। एक स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्टेट जो बिहार है, तीसरा स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, फोर्थ उड़ीसा, फिफ्थ आसाम। बाकी स्टेट जो हैं इंडिया के, उसमें इतना ज़्यादा इकोनॉमिक और एजुकेशनल वो नहीं है डिस्पैरिटी, मुस्लिम्स में और अदर कम्युनिटीज़ में, लेकिन इन 5 स्टेट्स में ज़्यादा डिस्पैरिटी है। तो यहाँ पे हम इन स्टेट्स पे अगर एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस दें, प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, तो AMU एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं जो साइंटिफिक एजुकेशन है, जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ज़ाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, या पॉलिटेक्निक है, या आपका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वगैरह है, या कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, एग्रीकल्चर वगैरह, इनका एक नाम है उस तरीके से। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, जो आर्ट्स फैकल्टी है, डिपार्टमेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है आपका उसमें, या आपके दीगर जो लॉ फैकल्टी है, उनका भी मकाम है। तो ये तवाज़ुन किस तरीके से बरकरार रखना होगा कि जिससे हम ज़िंदगी के हर शोबे में जो है कामयाबी हासिल कर सकें? अब भी जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, BHU है, इन इंस्टीट्यूशंस की अब भी बहुत वैल्यू है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, उसकी कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, सोशल स्टेटस हो। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता आम आदमी जो है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 50,000 रुपये में 5 साल का मेडिकल का कोर्स होता है। कोई भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, चाहे वो UP का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, कर्नाटका का हो, कोई भी है, 70-80 लाख रुपए से कम का पे नहीं लेता फीस। जो ऑफिशियली फ़ीस लेता है वो ड्राफ्ट से जो लेता है। तो अब भी जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, और मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ पे हर आदमी जो है वो कर ले। एजुकेशन तो बहुत हर जगह अवेलेबल हो गई है, हर शहर में अवेलेबल हो गई है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अफोर्डेबल एजुकेशन की बात है। तो ये दोनों चीज़ें जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देता है। हम लोग क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं और अफोर्डेबल एजुकेशन भी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं, जो ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह जो आ रहे हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं, हमने तो स्कूल्स वगैरह में भी देखा, एक मुहिम सी भी चल रही है कि वो राइट टू एजुकेशन के नाम पर जो है वो अब इस्तेहसाल शुरू हो गया है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा गौर जो है उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ किया जाए जो वाकई जो है लोगों के काम आ रही हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो भी अच्छा काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी एजुकेशन पर्पसेस के लिए हैं इन्वॉल्व जो हैं, लेकिन वो जो है ज़्यादातर जो है कमर्शियल वेंचर्स हैं, और कुछ बहुत सिंसियर लोग। क्या हुकूमत को उनकी इमदाद करनी चाहिए फाइनेंशियली, जिस तरह UGC वगैरह तो नहीं करती उनकी, जो नहीं, जिस तरह UGC जो है इस तरह दीगर इदारों के लिए कर रही है, तो क्या UGC को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी जाना चाहिए? UGC जो है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फंड नहीं करती, वो रिकोगनाइज करती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। जो फंडिंग जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को ही करती है, और ये भी सही, ये सही भी है कि वो जो है उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकती है, फंडिंग ना करे। तो हायर एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। एजुकेशन अगर आप चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन ज़रूरी है, सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, डिग्री लेने से। क्वालिटी एजुकेशन और सिस्टम जो हमारा एजुकेशन का है,
इसको जो है हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ख़ासतौर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर करना पड़ेगा। टीचर्स की जो वैकेंसीज़ है उन्हें देखना पड़ेगा। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासतौर से साइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कि ये जो हायर एजुकेशन में जो है जो IITs हैं, IIMs हैं और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। चलिए नाज़रीन, यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का, और इस आखिरी सेगमेंट में हम जब प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब से बात करेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह मुसलमानों में बच्चियों की तालीम को बढ़ाया जा सकता है और किस तरह जो है मुस्लिम तालीम की जो शरह है मुसलमानों में उसको बढ़ाया जा सकता है, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब। वक्फे पर जाने से पहले और उससे कबल भी आपने जिक्र किया था बच्चों की तालीम का, जब सर सैयद की आपने बात की, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो बच्चों की तालीम का रुझान है उसमें कुछ इजाफा हुआ है, कुछ बढ़ावा हुआ है, और या उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, जो मुस्लिम वुमेन हैं और मुस्लिम गर्ल्स हैं एजुकेशनली अब भी पीछे हैं। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी पीछे है, जैसे मैंने आपको बताया 5 स्टेट्स में तो वैसे भी बैकवर्ड है, जो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ख़ासतौर से लड़कियां बैकवर्ड हैं एजुकेशनली। इसके ऊपर जब तक हम लोग स्ट्रेस नहीं देंगे तो हम लोगों का जो कम्युनिटी का जो है वो सुधार नहीं हो पाएगा, और इसको हर सेक्शन को जो है इसमें मदद करनी है। और इसके अलावा जो है पब्लिक अवेयरनेस करनी है हमें, जो मुस्लिम लड़कियां हैं और मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, कि भाई जो लड़कियों की तालीम भी जो है वो इतनी अहम है, बल्कि मैं कहूँगा लड़कों से ज़्यादा अहम है तालीम जो है। अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं करेंगे, और इसमें चीज़ें बदल नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग जो है कॉन्शियस हो रहे हैं। जो लोअर सेक्शन है, इकनॉमिकली की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ सोशली नहीं, जो लोअर सेक्शन है इकनॉमिकली, उनमें भी अवेयरनेस आ रही है कि भाई तालीम के ऊपर हमें स्ट्रेस दें, लेकिन इसमें और एफ़र्ट्स करने होंगे। अभी एफ़र्ट्स इतने हम सफिशेंट नहीं है हमारे। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ सेंटर की बात हुई थी, तो हमने मुर्शिदाबाद में देखा, किशनगढ़ में देखा और मलप्पुरम वगैरह में देखा, फिर उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, और अब ये किस हालत में है? देखिए, इसमें जो है मलप्पुरम सेंटर जो है बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा मुर्शिदाबाद भी सही चल रहा है। किशनगंज सेंटर में प्रॉब्लम है, इसलिए वो फ्लड प्रोन एरिया, एक तो नंबर 1 ये प्रॉब्लम, गलत जगह दे दी गई। और बिल्कुल रिवर बैंक पे हमेशा फ्लड होता है, इस दफ़ा भी बहुत सीवियर फ्लड आया था। अब दूसरी चीज़ जो है वो इसकी फंडिंग का इशू है। तो इनको जो सेंटर्स को प्रॉमिस किया गया था कि 246 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है 130 करोड़ रिलीज़ हुआ है इनके लिए। तो वो पहले प्लान सिस्टम था हमारा, 5 ईयर प्लान था, अब जो है रोलिंग प्लान आ गया है। तो HRD मिनिस्ट्री ने हमसे ये कहा है कि भाई आप दोबारा से जमा कीजिए प्रपोज़ल। तो हमने जो है अभी 2-3 दिन पहले ही दोबारा से प्रपोज़ल जमा किया, हर सेंटर का 100 करोड़ का, तकरीबन 300 करोड़ रुपए का हमने इनके लिए जमा किया है प्रपोज़ल। जो है जो नए कोर्सेज स्टार्ट करें वहाँ पे, BA कुछ स्टार्ट करें, BSc स्टार्ट करें, पॉलिटेक्निक स्टार्ट करने का भी वहाँ इरादा है। तो ये हम सेंटर्स को तभी हम एक्सपेंड कर सकते हैं जब इसकी गवर्नमेंट फाइनेंसिंग होगी और फंड्स हमें मिलेंगे। दूसरी चीज़, एक जो प्रॉब्लम हमारे साथ जो है वो ये है कि हमारा एक्ट ये कहता है कि साहब 25 किलोमीटर के दूर आप जो है स्कूल नहीं खोल सकते। यूनिवर्सिटी एक्ट, हाँ, यूनिवर्सिटी AMU एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है। तो अब इन सेंटर्स पे कैसे, एक दफ़ा प्रपोजल आया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कि साहब ये स्कूल खोल दिए जाएँ वहाँ पे, तो उसके अंदर यही आया, फिर लीगल ओपिनियन लिया गया, तो उसमें यही प्रॉब्लम आई कि हम लोग बेसिकली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट था हमारा। तो स्कूल्स के लिए स्पेसिफिक, यूनिवर्सिटी के लिए तो है स्पेशलाइज सेंटर्स खोल सकते हैं आप, उसमें प्रोविज़न है, उसी प्रोविज़न का फ़ायदा लेते हुए ये सेंटर्स खोले गए। लेकिन स्कूल्स के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आप 25 किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी मॉस्क आप स्कूल्स नहीं खोल सकते। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, जब तक एक्ट में जो तरमीम ना हो इसके अंदर, वो पार्लियामेंट से ही हो पाएगी, वो पार्लियामेंट से ही हो पाएगी, तो हम कैसे वहाँ स्कूल्स खोलें। यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को लेकर, या अक्सर अभी चंद दिन कबल जिस तरह की बातें हुई कि इसमें से मुस्लिम जो लफ्ज़ है निकाल दिया जाए, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी हुआ हिंदू लफ्ज़ निकाल दिया, तो इस तरह की ये सोच जब आती है तो यूनिवर्सिटी बरादरी किस तरह सोचती है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ इसको लेकर। नहीं, देखिए वो तो एक कमेटी आई थी, उसने रिकमेंड किया था। अब वो जो है वो तो HRD मिनिस्टर ने खुद ही कह दी ये बात कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि जो उन्हें दिया गया था काम वो करते। और HRD मिनिस्टर ने इस बात को, प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको बिल्कुल क्लैरिफाई किया है, और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने भी क्लैरिफाई किया है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मुस्लिम वर्ड AMU से हटाने का और हिंदू वर्ड BHU से हटाने का।
तो ये तो मैं समझता हूँ डेड इशू है। अच्छा सर, आप तो मुख्तलिफ दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते रहे हैं और आप हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ का भी आपने दौरा किया, उनसे वाबस्ता भी रहे हैं किसी न किसी तौर से, चाहे सिलेक्शन कमेटी में रहे हो चाहे जैसे भी। लेकिन आपको क्या लगता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन सब से किस तरह मुनफरिद है? नहीं, देखिए हम लोगों की रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थोड़ी सी हैं जो प्योरली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU है, जहाँ मिलिया। मेरा मतलब है बिल्डिंग से नहीं, मेरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं। मैं कि किस तरह हम एक जो यूनिवर्सिटी के अपने अंदर की एक सोल होती है, एक तहजीब है, एक ट्रेडिशंस हैं, वो किस तरह इन सब से मुख्तलिफ कर देते हैं इस यूनिवर्सिटी को कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देखते ही दूर से पता चल जाएगा कि ये जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पढ़ा हुआ। नहीं, देखिए एक तो ये है हम लोगों की जो तहजीब जो है, कल्चर जो है और ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस हैं, रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स, लव फॉर जूनियर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारा ड्रेस कोड, भाई आप जो है प्रॉपर ड्रेस में, फॉर्मल ड्रेस में आइए। अब लड़के जो नए हैं वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं इस बात को, हमें उन चेक करना पड़ेगा उसको। हमारे ज़माने में तो स्लीपर भी नहीं पहन सकते थे। अब आप देखिए स्लीपर में आ जाते हैं लड़के, तो ये टीचर्स को भी चेक करना पड़ेगा और सीनियर्स को भी चेक करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो हमारी जो है वो एक हमारा एलुमनाई नेटवर्क है, जो हमारा एलुमनाई नेटवर्क है और जो फीलिंग जो है हमारी जो है एलुमनाई नेटवर्क, नहीं सिर्फ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ही नहीं, देखिए हमारा एलुमनाई नेटवर्क जो है इंडिया में पूरे इंडिया में स्प्रेड है। कोई भी हमारा स्टूडेंट जाता है कहीं पे और वहाँ पे उसे दूसरा एलिगेरियन मिल जाता है तो वो उसकी मदद करता है। बिल्कुल, वो एक अलग रिश्ता है, वो एक अलग रिश्ता है। तो और इंस्टीट्यूशंस का भी ऐसा रिश्ता है, ऐसा नहीं BHU वालों का भी है और बाकी इंस्टीट्यूशन, लेकिन हमारा भी एक बहुत अहम ये चीज़ है जो डिफरेंट है। आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ पे हमारा एलुमनाई नेटवर्क है। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, वहाँ पे हमारा एलुमनाई नेटवर्क है। आप साउथ अफ्रीका में चले जाइए, आप मॉरिशस में चले जाइए, छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे हमारा एलुमनाई नेटवर्क है। तो ये हमारी दुनिया में एक एलुमनाई नेटवर्क है। सर, तो इस सर सैयद डे के मौके पर आप उन सभी को क्या पैगाम देना चाहते हैं और उनको किस तरह आप एश्योर करना चाहते हैं जिनकी वाबस्तगी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जज्बाती तौर पर भी है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो इसलिए भी वाबस्ता रहना चाहते हैं क्योंकि वो उनको लगता है कि ये इसका कौम से ताल्लुक़ है, मुसलमानों से ताल्लुक़ है इस यूनिवर्सिटी का, और यहाँ से लोग अपनी कौम के बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ पढ़ कर निकलते हैं। तो आपके इस पूरे दौर में जब तक आप इस ओहदे पर हैं, आप उनको किस तरह एश्योर करना चाहते हैं कि वो बेफिक्र होकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है फलता फूलता देख सकें? नहीं, देखिए इस साल जो सर सैयद बाइसेंटेनरी हो रही है ये पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही है। हर कंट्री में जो है सर सैयद सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और बहुत ही इंथुजियाज़म के साथ करा जा रहा है इसको, बहुत जोश के साथ। तो इसी के साथ देखिए हमें ये भी मैसेज देना होगा, भाई एजुकेशन पे स्ट्रेस दें हम। जो सर सैयद का असली मैसेज जो था वो तो यही था, एजुकेशन और मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन। तो हम लोग जो है एजुकेशन पे स्ट्रेस दें, जो जहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके, स्कॉलरशिप्स में कर सके, अवेयरनेस में कर सके, जो डिप्राइव्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनकी एजुकेशन में उनकी मदद कर सके, जिस तरह से ही मदद कर सके। हम लोगों को एजुकेशन पे स्ट्रेस देना चाहिए, जी चाहे वो हमारे एलुमनाई हों, जो दुनिया में चाहे हमारे एलुमनाई हों। और जो सर सैयद की मैसेज है साइंटिफिक एजुकेशन, उसके ऊपर हमें स्ट्रेस देना होगा। हमारी तो बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, वही वाली बात है। नाज़रीन, हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब थे और उन्होंने इस दौरान जो हमसे बातचीत की, इस ख़ास मुलाकात में, तो हमें यही लगा कि वो मुकम्मल तौर पर इल्म से और तालीम से जुड़े हुए इंसान हैं और उनका मकसद जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीमी माहौल को जो है वो बरकरार रखना है और उसके साथ साथ वो सर सैयद की जो तालीमात हैं उनको भी अपने जहन में रख कर चल रहे हैं, जिसमें सर सैयद दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे और साइंटिफिक तालीम को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो क्योंकि ये ख़ुद साइंस के भी आदमी हैं तो हमें लगता है कि जब तक प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब यहाँ मौजूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में कौम को बेफिक्र होकर और इनके हर तरह से जो है मदद करनी होगी और ख़ास तौर से कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका, ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के फ़रोग़ में जो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका तजुर्बा बहुत है और साइंटिफिक तालीमात को आगे बढ़ाने में ये वाकई कुछ कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर हमें यकीन है कि मुल्क जो है और मुल्क के बाहर भी जो अलीग बरादरी है वो इनके इस पैगाम को समझेगी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इमदाद के लिए आगे आएगी और इसको फ़रोग़ देने में अपना पूरा रोल अदा करेगी। सर सैयद डे पर इस ख़ास मुलाकात के लिए आप सभी
का शुक्रिया, और हम खास तौर से सर आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।